कल जब नई पढ़ाई आएगी तो बच्चों को पढ़ाया जाएगा ए फॉर अदानी, ए फॉर अंबानी। और अदानी नाम का एक राजा होता था, अंबानी नाम का एक राजा होता था। ये कहानियों में हमको पढ़ने को मिलेगा, किताबों में पढ़ने को मिलेगा। साथियों, आज बामसेफ और यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज के माध्यम से वीर शहीद देवजी भाई महेश्वरी जी के दूसरे शहादत दिवस के अवसर पर आज एक कार्यक्रम साथियों यहाँ पर आयोजित किया गया है। सबसे पहले मैं वीर शहीद देवजी भाई महेश्वरी जी को और उनके कार्य को, उनकी शहादत को विनम्र अभिवादन करता हूं और उनके परिवार, खास तौर पर उनकी माता जी यहाँ मंच पर है, मीनाक्षी बहन, और उनकी बेटियां, उनका पूरा परिवार आज इस संगठन और उस आंदोलन में है। मैं उस परिवार का भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने जो कुर्बानियाँ झेली है उसको भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और वो जो शहादत देवजी भाई की जिस आंदोलन के लिए, जिस लड़ाई के लिए हुई है, उस लड़ाई को जारी रखकर उसको उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचाना, यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, यही उनके लिए हमारा आदर भाव होगा। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो लड़ाई, जिस अधिकार की लड़ाई के लिए देवजी भाई ने शहादत हासिल की, उस लड़ाई को हम लोग भूलने नहीं देंगे और उस लड़ाई को, उस मकसद को जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम लड़ते रहेंगे। इस देश में जो गैर बराबरी, विषमता और इंसाफ के विरोध में जो माहौल पैदा किया गया है, उसको खत्म करके एक न्याय और अमन की व्यवस्था निर्माण करने के लिए हम लोग, जो हमारे महापुरुषों ने जो लक्ष्य रखा था, उसको हासिल करने के लिए कार्य करते रहेंगे। मैं देवजी भाई के कार्य को, क्योंकि वो बामसेफ के बहुत पुराने और बहुत जुझारू मिशनरी साथी थे, और उनकी शहादत हमें निरंतर उस कार्य को, जिस कार्य को वो कर रहे थे, उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। हम उनके विचारों से, उनके संघर्ष से निरंतर प्रेरणा लेकर ये कारवां आगे बढ़ाते रहेंगे। 2 साल हो गए, वो लड़ाई देवजी भाई ने जो शुरू की थी, इंसाफ की लड़ाई थी। आज उन्हीं को इंसाफ मांगने के लिए, उनके परिवार को इंसाफ मांगने के लिए 2 साल से ज्यादा समय हो गया। न्यायपालिका के द्वारा किस तरीके से दोषियों को, अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में वकील साहब ने आपके सामने बात रखी। मैं आप लोगों के सामने इस बात को कहना चाहूंगा कि न्यायालयीन लड़ाई के साथ साथ सड़क पर भी इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसके लिए बामसेफ और यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज तैयारी करेगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सरकार ही नहीं तो इस देश की न्यायपालिका भी अंधी, बहरी और गूंगी बन चुकी है, और वो अपने जाति और अपने जाति विशेष के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आंख बंद करके उसका समर्थन करने का काम कर रही है। इसलिए केवल न्यायपालिका के भरोसे रहकर इंसाफ नहीं मिलेगा। इस देश के न्याय करने वाले लोगों को, न्यायपालिका के लोगों को, इस देश की जनता का सब्र का इम्तिहान नहीं करना चाहिए। ये देश इसी वजह से सुरक्षित है। इस देश की जो शासक वर्ग के लोग हैं, ये भूल गए हैं कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर राज कर रहे हैं। इस देश की जनता का जो हजारों सालों से बहुत ही ज्यादा पीड़ित है, छोटे छोटे चीजों को लेकर भी उनको अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ती है। इतना सताने के बावजूद भी उनका इस देश के संविधान पर, यहाँ की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है।
इस न्याय व्यवस्था पर, संविधान पर विश्वास क्यों है? क्योंकि इस देश के संविधान को बनाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, उन महापुरुषों के ऊपर, उनके आंदोलन पर इस देश के मूल्यवासी बहुजन समाज का विश्वास, और इसी विश्वास की वजह से वो न्याय की तरफ उम्मीद लगाकर बैठते हैं। इस देश के राज्यकर्ताओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जिस दिन ये सब्र का इम्तिहान या सब्र का बांध टूट जाएगा, न्यायपालिका ही नहीं, इस देश पर जिन उच्च वर्णियों के या सवर्णों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा राज किया गया है, ये जो महल खड़ा किया गया है ध्वस्त करने के लिए, इस समाज के मूल्यवासियों को कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने इशारा, ये वार्निंग यहाँ के राज्यकर्ताओं को दिया गया था, इस गैर बराबरी को आप अपने से खत्म करो। अगर इस विषमता को आपने सामने से पहल करके खत्म नहीं किया, तो जो लोग इस विषमता के शिकार लोग हैं, ये आपको ध्वस्त कर देंगे, जलाकर रख देंगे, तब आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। ये तो इस जनता का, मूल्यवासियों का कानून पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, इस वजह से वो इतना ज्यादा सब्र, पेशेंस के साथ इन चीजों को देख रहे। इसलिए न्यायपालिका को पहल करके लोगों के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, और इस देश में कानून का राज है, इंसाफ का राज है, उसको कायम करने के लिए पहल करनी चाहिए। नहीं तो ये संकट उनके लिए और ज्यादा गहरा होता जाएगा। इसलिए देवजी भाई की शहादत के बाद में 2 साल से ज्यादा समय हो गया, न्यायपालिका किसके इशारे पर काम कर रही है? वो इशारा और इशारा करने वाले लोग समाज में रहते हैं, और उनको भी अपनी जान माल की फिक्र है, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इस इंसाफ को कायम करने के लिए जिस तरीके से न्यायालयीन लड़ाई लड़ने की जरूरत है, उसी तरीके से समाज के अंदर भी उतनी ही ज्यादा जागरूकता और उस लड़ाई को बरकरार रखने की जरूरत है। हम इस लड़ाई को उस हद तक लेकर जाएंगे, तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे, तब तक जब तक इस देश में या देवजी भाई के हत्यारों को पूरी तरह से सजा ना मिले। इसलिए साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से न्यायपालिका और उस न्यायपालिका के बहाने से अपराधियों को बचाने वाले को भी हम लोग आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इशारा देना चाहते हैं। इंसाफ की देरी, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। एक शहादत हजारों नई शहादत पैदा करती है, हजारों नए शहीद पैदा करती। आप किसी के क्रांतिकारी विचार को या किसी क्रांतिकारी लड़ाई को दबा नहीं सकते। मशाल को चाहे जितना नीचे दबाओ, मशाल को चाहे जितना नीचे लो, उसकी ज्वालाएं नीचे की तरफ नहीं जाती, वो उतनी ही ऊंची उठेगी। इस बात को उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, समझना चाहिए। आज इस देश में आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर जो प्रचार और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस देश की जनता को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क आजाद है। शायद ही किसी देश में उस देश के देशवासियों को यकीन दिलाना पड़ता हो कि आप आजाद हो। ये यकीन दिलाने के लिए, भरोसा पैदा करने के लिए सरकार की तरफ से हजारों करोड़ खर्चा कर दिए गए। साल भर ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और ये आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी गुजरात में साबरमती में कार्यक्रम करके किया गया था। 75 हफ्तों का कार्यक्रम बनाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा लगभग 13,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि इस देश के लोगों को भरोसा हो जाए कि ये मुल्क आजाद है। 75वां वर्षगांठ है तो 75 हफ्ते इसको मनाएंगे। इसलिए इसी गुजरात में, अहमदाबाद में
रिवर फ्रंट पर कार्यक्रम लेके मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि इसको हम लोग 75 हफ्ते मनाएंगे। 75 हफ्तों के कार्यक्रम के लिए सैकड़ों करोड़ का बजट घोषित कर दिया गया। 13,000 कार्यक्रम सरकार के द्वारा लगाए गए। यानी हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे आपके पास कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। और वो कार्यक्रम इस बात के लिए होगा कि आपको यकीन हो जाए कि आप आजाद हो, कहीं गुलाम भूल ना जाए कि वो गुलाम है। तो गुलामों को बीच बीच में वो आजाद है इसकी याद दिलाई जाए, ताकि गुलाम अपनी गुलामी के विरोध में कोई लड़ाई ना लड़े। 75 साल हो गए, फिर भी हमें अपनी गुलामी का एहसास नहीं है। ये बहुत बड़ी समीक्षा की बात है। ये विषय साथियों हमने बामसेब के माध्यम से पूरे देश भर में चर्चा के लिए रखा कि शासक जातियों के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम लगाया जाए। तो हम भी कार्यक्रम करेंगे और सरकार और शासक जातियों के द्वारा इस देश के आजादी के साथ या इस देश के मूल निवासियों के साथ आजादी के आंदोलन के नाम पर जो धोखेबाजी की है उसकी समीक्षा की जाए। इसी गुजरात के गांधी के द्वारा नारा लगाया गया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं अछूतों के चरणों में स्वर्ग रखने के लिए तैयार हूं। मैं अछूतों के चरणों में स्वर्ग रखने के लिए तैयार हूं। आप जो कहे वो सारी बातें करने के लिए तैयार हूं, मगर आप कोई अधिकार ना मांगे, कोई संवैधानिक अधिकारों की बात ना करे। जो लोग ये कहते थे कि अछूतों के चरणों में स्वर्ग रखने के लिए मैं तैयार हूं, तो उन्होंने पिछले 75 सालों में क्या हाल देश के पैदा किए हैं उसकी जानकारी हमारे सामने, कि कैसे माने कि ये मुल्क आजाद हो गया, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर इसी गुजरात की बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया जाता, और रिहा करने के लिए भी क्या बताया जाता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर इसको आजाद किया जाता। तो कैसे इस गुजरात की बेटी बिल्किस बानो को भरोसा हो कि ये मुल्क आजाद है, और जिन्होंने उसके ऊपर बलात्कार किए वो 11 दरिंदों को ना केवल आजाद किया जाता है, तो उनके सम्मान में कार्यक्रम लगाए जाते हैं। कमेटी बनाने वाला या कमेटी में रहने वाला एक एमएलए ये कहता है कि ये बलात्कार कर नहीं सकते क्योंकि ये संस्कारी है, ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, ब्राह्मण बलात्कार नहीं कर सकते। तो कैसे माने कि बिल्किस बानो कि ये मुल्क आजाद है और इस आजादी में उसके साथ इंसाफ हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर जहां बलात्कारियों को छोड़ा जाता हो, तो कैसे माने ये मुल्क आजाद है। जिस देश के जेलों में 76% से ज्यादा अंडर ट्रायल कैदी है, कोर्ट ने अभी तक उनके ऊपर कोई सजा निर्धारित नहीं की है। 76% से ज्यादा अंडर ट्रायल कैदी है, और उसमें भी 2/3 जो कैदी है वो सीधे सीधे SC ST के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं। जहां जेल SC ST OBC और मुसलमानों से भरे पड़े हुए हैं, कोई अपराध उनका साबित नहीं हुआ है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा था, और सरकार के सामने यही 11 बलात्कारी बचे थे, संस्कारी बलात्कारी बचे थे। ये सरकार अमृत महोत्सव के नाम पर किस बात का महोत्सव बना रही है। इसलिए साथियों, इस आजादी की समीक्षा होनी चाहिए, और उस आजादी की समीक्षा उन्हीं लोगों के द्वारा होनी चाहिए जिन लोगों को आजादी के समय में यह आश्वासन दिया गया था कि आजादी मिलने के बाद आपके साथ न्याय होगा।
हमारे महापुरुषों को ब्राह्मणों के द्वारा जो आजादी का आंदोलन चलाया गया उस पर भरोसा नहीं था। 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत में एक आग्रह लिखा था। आजादी के 20 साल पहले वो ये बात कहते थे कि गुलाम भारत में जिनकी बातें हम सुनना पसंद नहीं करते, आजादी मिलने पर उनकी लातें खानी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 साल पहले इस बात को कहा था कि गुलामी में जिनकी बातें हम सुनना नहीं चाहते, आजादी मिलने पर लातें खानी होगी। बाबा साहब ने बहुत कम सोचा था, आज मटका छूने के लिए लोगों की जान ली जा रही है, गोलियों से मारा जा रहा है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। SC ST के एट्रोसिटी के आंकड़े अगर उठाकर देख लीजिए तो ये आंकड़े दिल दहलाने वाले आंकड़े। तो जो आशंकाएं ज्योतिराव फुले साहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर को थी कि ये जो आजादी के नाम पर जो ब्राह्मण लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई आजादी की लड़ाई नहीं तो अंग्रेजों को भगाकर ब्राह्मण राज भारत में कायम करने की लड़ाई है। वो लड़ाई अंग्रेजों के विरोध में आजादी की लड़ाई जो ब्राह्मण लड़ रहे थे, वो लड़ाई अंग्रेजों को भारत से भगाकर भारत में ब्राह्मण राज कायम करने की थी। तो आज भारत में 75 साल में ये ब्राह्मण राज कायम हो गया है। उसी ब्राह्मण राज का परिणाम और प्रभाव आज पूरे देश भर में हमको देखने को मिलता है। उसी ब्राह्मण राज में आजादी के नाम पर हमारे साथ जो धोखा किया गया है उसकी कोई समीक्षा वो कर नहीं है। किसानों ने आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान दिया। किसानों का समर्थन लेने के लिए सरदार पटेल को गांधी और कांग्रेस के द्वारा किसानों का नेता के रूप में खड़ा कर दिया गया। देश भर के किसानों ने गांधी और कांग्रेस के समर्थन में अपना योगदान दिया। क्या हुआ आजादी के बाद किसानों के साथ? 13 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। मिला किसानों को न्याय? किसान MSP की गारंटी मांग रहे थे, धोखा हुआ। किसानों के साथ धोखा हुआ क्योंकि कांग्रेस किसानों का संगठन नहीं था। आज बीजेपी वही बात भारत में दोहरा रही है जो बात कांग्रेस कर रही है। आजादी के समय में कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया, आज बीजेपी किसान जातियों के साथ धोखा कर रही है। देश भर में किसान जाति अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे। क्या हुआ पटेल आंदोलन का? क्या हुआ गुर्जर आंदोलन का? देश भर में पिछड़ी जातियों के लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे, अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय संविधान सभा में ये बात कही थी कि आजादी मिलने के बाद पिछड़ी जातियों के साथ में न्याय होगा, उनके हक अधिकारों की व्यवस्था होगी। 75 साल हो गए, पिछड़ी जाति के लोग अपने अधिकारों को ढूंढ रहे कि वो अधिकार है कहाँ। आज भी पिछड़ी जाति के लोगों को अगर अपनी गिनती करने के लिए तरसना पड़ता हो, 80 साल हो गए, अभी तक पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती नहीं हुई है। जो सरकार पिछड़ी जाति के लोगों की गिनती करने के लिए राजी नहीं है, अधिकार देने की बात कहां से होगी? आपका डेवलपमेंट कहां से होगा जब आपके पास बजट नहीं होगा? आपके एजुकेशन के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए सरकार के पास किसी तरीके की कोई योजना नहीं होगी। किस आधार पर हम कहेंगे कि सरकार हमारी वेलफेयर के लिए काम कर रही है? ये आजादी कैसे माने? ये आजादी है। हमारे पास आजादी के नाम पर साथियों एक ही सबूत है कि जिसको हम कहे कि हमको आजादी मिली। किसी भी पढ़े लिखे आदमी को आप पूछो कि भाई भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, मतलब क्या मिला? उसके पास एक ही जवाब होता है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, इसी बात को हम आजादी मानते।
यही एक पैमाना हमारे पास आजादी का है कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। सचो आजाद भारत में एससी एसटी ओबीसी मूल निवासियों की क्या हालत है, इस देश के मुसलमानों की, पिछड़ों की, दलितों की क्या हालत है, बहुत सारे उदाहरण देकर इन बातों को साबित किया जा सकता है। केवल पिछले 2 साल में कोविड के दौरान हमारे साथ में क्या व्यवहार हुआ, उसकी भी अगर आप चर्चा करें तो भी आपको बातें समझ में आएगी कि ये देश कितना आजाद हुआ। जब इस देश में किसी तरीके की कोई योजना बनाए बगैर लॉकडाउन थोपा गया, लाखों करोड़ों लोगों को सड़कों पर चलने के लिए मजदूर किया गया, 12 करोड़ लोगों का रोजगार गया। जब आप दाने दाने के लिए मोहताज थे, आपके पास अपना घर परिवार चलाने के लिए पैसा नहीं था, उसी समय इसी गुजरात का अंबानी और अदानी दिन दुना रात चौगुना, ये कहावत हमने सुनी थी, उसकी तरक्की कितनी हो गई थी। तो अंबानी उसी लॉकडाउन के दौरान घंटे का 90 करोड़ कमा रहे थे, घंटे का 90 करोड़। 1-1 हजार करोड़ से ज्यादा का अदानी का उस समय प्रॉपर्टी बढ़ रहा था। और गंगा के किनारे उसी समय लाशों से भरे पड़े हुए थे कि हमारे परिजनों के हालत इतने बुरे हो चुके थे कि अगर किसी की डेथ हुई है तो उसको जलाने के लिए, दफनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, ना कफन के लिए पैसा था, ना लकड़ी के लिए पैसा था। तो गंगा के किनारे रेत में उन्होंने अपने परिजनों को दफनाया था। गंगा के किनारे लाशों से भरे पड़े हुए थे। और उसी दिन या उसी दौरान अंबानी और अदानी कमा रहे थे। 3 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा उसी दौरान, कोविड के पहले लॉकडाउन के दौरान 3 लाख करोड़ का कमाई उद्योगपतियों ने कमाई। किसकी कमाई से कमाई? आने वाले समय में साथियों, जब इस देश का इतिहास बदला जाएगा, नए स्कूल कॉलेजेस में जब हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, तो आज जब बच्चा किंडरगार्टन में या एलकेजी में पढ़ने के लिए जाता है तो अल्फाबेट की शुरुआत जो होती है ए फॉर एप्पल से होती है। कल जब नई पढ़ाई आएगी तो बच्चों को पढ़ाया जाएगा ए फॉर अदानी, ए फॉर अंबानी। और अदानी नाम का एक राजा होता था, अंबानी नाम का एक राजा होता था। ये कहानियों में हमको पढ़ने को मिलेगा, किताबों में पढ़ने को मिलेगा। ये हाल बना के रखा हुआ है। जितना अंग्रेजों ने इस मुल्क को नहीं लूटा था, उससे कई गुना ज्यादा लूट पिछले 8 सालों में यहां हुई है। मोदी जी कहते हैं कि मैं दिन गुना या 18-18 घंटे मेहनत करता हूं, तो 18-18 घंटे मेहनत किसके लिए कर रहे थे? वो 18-18 घंटे मेहनत अपने दोस्तों के लिए, अंबानी अदानी के लिए कर रहे थे। और उसी समय आपका बंदोबस्त करने के लिए भी वो वही समय लगा रहे थे। जिस देश में अभी भी आजादी के 75 साल बाद में भी 76% से ज्यादा आबादी रेशनिंग कार्ड पर जिंदा हो। गुजरात की बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 32 लाख से ज्यादा के परिवार जो है, ये 32 लाख से ज्यादा के परिवार गुजरात के बीपीएल के लिस्ट में। सरकारी आंकड़ों की हेराफेरी करके गुजरात की गरीबी को छुपाने का काम होता रहा। गुजरात मॉडल के नाम पर जो बातें कही जा रही है, गुजरात मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है, वो दंगे और फसाद का मॉडल है, लूट और धोखे का मॉडल है। और वही आज पूरे देश भर में थोपा जा रहा है। इस देश के संविधान ने इस देश के पिछड़ी जातियों को, इस देश के दबे कुचले लोगों को, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को यह विश्वास दिया था कि आपके साथ
न्याय होगा। आज 70 सालों में जो भी तरक्की इस देश के पिछड़े जाति के लोगों ने, SC/ST के लोगों ने हासिल की है, ये आजादी मिलने के वजह से नहीं, इस देश में संविधान लागू होने की वजह से की है। अगर देश में आजादी होती और संविधान नहीं होता, हमारे हाल क्या होता? आज संविधान लागू होने के बाद ये हाल है, तो कल्पना कीजिए कि जब संविधान नहीं होता तब हमारे पुरखों के क्या हाल थे। और आज दोबारा वही मनुस्मृति का राज, वही ब्राह्मण राज हिंदू राष्ट्र के नाम पर थोपने का काम चल रहा। SC/ST OBC के लोगों को अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, शिक्षा से, नौकरी से, रोजगार से। उनकी जल, जमीन, जंगल जो उनका मौलिक अधिकार है, वहां से उनको खदेड़ा जा रहा है। और पूंजीपतियों को, कारपोरेट हाउसेस को इस देश में दोबारा थोपने का, नया पूंजीवाद का नारा भारत में दिया जा रहा है। और ये सारा आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर किया जा रहा है, जिसकी कोई चर्चा, जिसकी कोई चिंता मीडिया में होनी चाहिए, बड़ी खबरें इसकी चर्चा में आनी चाहिए, नहीं हो रही, कोई समीक्षा इसकी नहीं की जा रही। तो हमने इस बात को देखा कि अगर ये नहीं हो रहा है तो इसको लोगों के सामने लाया जाए, ताकि लोगों के दिल और दिमाग पर ये जो आजादी का नशा थोपने का काम जो चल रहा है तो थोड़ा उतारा जाए कि क्या वाकई ही वो आजाद है, क्या वाकई ही आजादी के बाद उनको न्याय मिला है। इस देश के सामने, इस देश के मूल्यवासियों के सामने कुछ सवाल साथियों खड़े करने की जरूरत है, और वो सवाल समीक्षा के साथ जुड़े होने चाहिए कि क्या उन लोगों को, जिन लोगों को ये यकीन दिलाया जा रहा है कि वो आजाद है, तो कैसे माना जाए। सवाल कहां से शुरू करें? देश की संसद से शुरू करें या ग्राम पंचायत से शुरू करें? सवाल एक साधारण जाति के साथ जुड़े हुए सवाल से करें या राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे हुए महिला की जाति के साथ जोड़कर करें? जब बीजेपी ने पहली बार रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया, हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, पत्रकार ने हमको सवाल पूछा कि आप लोग हमेशा RSS और बीजेपी का विरोध करते हो, बीजेपी के लोग तो आज एक दलित को राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो आप उसका विरोध क्यों करते हो? मैंने उस समय उनको कहा था कि बीजेपी RSS के लोग बहुत महान लोग हैं, अगर किसी दलित को राष्ट्रपति करते हम उसका विरोध नहीं करते, कम से कम उस दलित की कम से कम योग्यता तो बढ़ती। वो महान लोग हैं, उन्होंने दलित को राष्ट्रपति नहीं किया, राष्ट्रपति को दलित किया है। अगर वो दलित को राष्ट्रपति करते तो कम से कम उस दलित की अपनी तो योग्यता बढ़ती, राष्ट्रपति बनने के बाद में भी वो दलित ही रहता है, तो उन्होंने राष्ट्रपति को दलित बनाया। जहां राष्ट्रपति ही दलित हो तो बाकी लोगों की औकात क्या? आज वो प्रचार कर रहे कि एक आदिवासी महिला को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, एक को बनाया, और बाकी सारे आदिवासियों के विरोध में खुलकर साजिश करने का काम करते रहे। शेड्यूल कास्ट के विरोध में भी यही होता रहा, पिछड़ी जातियों के साथ में भी यही होता रहा। सरकारें कितनी चालाकी करते साथ। बीजेपी ने नारा लगाया था कि किसानों की आय दोगुना करेंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल निर्माण करेंगे। नया भारत जो है उसमें उन्होंने नारा लगाया था सबका साथ सबका विकास। क्या हुआ है पिछले 8 सालों में? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहने वाले लोगों ने कितने रोजगार पैदा किए? पिछले 8 सालों में मिलकर 7 लाख रोजगार पैदा नहीं हुए।
आज भारत में बेरोजगारी का जो रेट है, ये पाकिस्तान में जो बेरोजगारी का रेट है उससे 3 गुना ज्यादा है। पाकिस्तान के नौजवानों में जो बेरोजगारी का रेट है उससे 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी भारत के नौजवानों में। तो भारत ने SC ST OBC के लोगों को कौन सा रोजगार दिया? कावड़िया बनाकर कावड़ यात्रा का रोजगार दे दिया, हाथ में त्रिशूल दे दिया, हाथ में झंडा दे दिया, जय श्री राम का बम भोले का नारा लगाकर उसको लगा दिया। अब जय श्री राम का नारा लगाकर, बम भोले का नारा लगाकर कावड़िया बनकर उसका कौन सा उद्धार होने वाला? कौन सा IAS IPS का एग्जाम वो बम भोले बोलकर पास होने वाला है? 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी। हर साल 2 करोड़ बेरोजगार पैदा करने का काम उन्होंने किया। वो जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, और जो कर रहे हैं वो बोल नहीं रहे। वो जो कर रहे हैं वो बोल नहीं रहे, और जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे। मोदी जी गर्व इस बात को लेकर कर रहे हैं कि 75 साल में हमने पहली बार भारत में चीते लाए। मोदी जी इतना ही एहसान करते कि जैसे उन्होंने अंबानी अदानी को आगे बढ़ाया, वैसे उनके 2 दोस्त भारत से बाहर गए हुए थे, चीते की ज्यादा रफ्तार से भारत छोड़कर भागे। दोनों मोदी थे, वो दोनों मोदियों को भारत में लेकर आते। माना जाता कि आपने भारत के लिए कुछ किया, चीतों के लिए बजट रखा, हवाई जहाज से चीतों को भारत में लाया गया, और हवाई जहाज की कंपनी बनाने वाला मल्य भारत से भाग गया। मोदी को भारत में लाते काला धन कहकर उन्होंने कहा था कि विदेश में पड़ा हुआ काला धन हम लेकर आएंगे। क्या हुआ? रोजगारों को, बेरोजगारों को कहा गया था कि आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे, सारी गरीबी आपकी खत्म होगी। किसानों को यही नारा देकर वोट मांगे थे। अभी साथियों, भारत सरकार का जो फाइनेंशियल सर्वे है, तो फाइनेंशियल सर्वे का आंकड़ा यह कहता है कि 2015-16 में भारत के किसानों की सालाना आय 20,000 रुपए थी। एक किसान परिवार की सालाना आय 20,000 रुपए, यानी महीने का 1,700 रुपए, एक दिन का 56 रुपए। मोदी जी कहते कि उनका सीना 56 इंच का था। आज इस देश के किसान परिवार की एक दिन की जो आय है वो 56 रुपए से नीचे आ गई है। किसानों के साथ धोखा हुआ, SC ST के साथ धोखा किया। मोदी जी के पहले कार्यकाल में पिछले 7 सालों में एक भी शेड्यूल कास्ट का जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, एक भी आदिवासी जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं था। और मोदी जी दिन रात कहते कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम मैं कर रहा हूं। आरक्षण खत्म कर दिया, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, बैंक को बेच दिया, एक एक करके पब्लिक सेक्टर खत्म कर दिया गया। कितना खत्म हुआ इसकी जानकारी हमारे पास नहीं। साथियों, आज भारत का जो सरकारी जो सेक्टर है उसमें 75% से ज्यादा का निजीकरण हो गया है। 75% कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लाकर रख दी गई है। और आपके सामने कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपके सामने ऑप्शन खुला करके रख दिया है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर आपको क्या मिलेगा? अग्निवीर, बैंकवीर, शिक्षावीर, 4 साल के बाद रिटायरमेंट। तो SC ST BC और माइनॉरिटी के लोग जिनको आजादी के बाद इंसाफ मिलने वाला था, ऐसा कहा गया था कि उनकी हर क्षेत्र में जो मौलिक समस्याएं है, चाहे शिक्षा की हो, गरीबी की हो, रोजगार की हो, मान सम्मान और आत्मसम्मान प्रतिष्ठा की बात हो, वो सारा का सारा जो बात आजादी के नाम पर कहा गया था, जरा हिसाब तो मांगा जाए कि कहा हुआ।
क्योंकि आजादी इसी नाम पर तो लड़ी गई थी और उसी के साथ वो लगातार धोखा करते रहे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि ये वर्तमान स्वराज उन्हीं का स्वराज है और आज उनके स्वराज में हम लोग गुलाम है। मगर गुलामों को, जिनको गुलाम बनाया गया, उन लोगों को इस बात की जानकारी ना हो, इसलिए उन गुलामों के सामने हर बार कोई नया झुंझुना खड़ा कर दिया जाता। कभी हिजाब का मामला हो, कभी हलाल का मामला हो, कभी चूड़ी जिहाद का मामला हो, कभी लव जिहाद का मामला हो। हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरे देश भर में साथियों दंगाइयों का माहौल खड़ा कर दिया गया। पूरे देश भर में ये सांप्रदायिक हिंसा का माहौल, एक भय और उन्माद का माहौल जानबूझकर साथियों निर्माण किया गया। इस हद तक इस सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने का काम संघ परिवार और आरएसएस के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ताकि इस देश में जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों के द्वारा उनके न्याय अधिकारों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस लड़ाई की आवाज लोगों तक ना पहुंचे। पिछले 2-3 दिनों से साथियों मीडिया में खबरें चल रही है कि अलग अलग एजेंसियों के द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के देश भर में कार्यालयों पर छापे डाले गए। 100 से ज्यादा उनके लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये नरेंद्र मोदी के ऊपर हत्या करने का, उनको मारने की साजिश की जा रही। आप लोगों को याद होगा, यही गुजरात में से इशरत जहां का जब फेक इनकाउंटर किया गया था, उस समय में भी 20 साल पहले भी यही कहानी रची गई थी। वो किसान आंदोलन को जा रहे थे, उस समय भी यही बात कही गई थी। भीमा कोरेगांव का जब कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय में भी यही बात कही गई थी। इस देश में किसी दूसरे की जान का कोई मूल्य नहीं बचा, दूसरे किसी के जान की कोई कीमत नहीं बची। केवल खतरा किसी को है तो मोदी की जान को खतरा है। तो मोदी जी इतना रिस्क लेकर क्यों काम कर रहे हैं? उनको रिटायरमेंट लेकर घर में बैठना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। फकीर को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। फकीर को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। पिछले 20-25 सालों से उस आदमी की जान खतरे में है। बड़ा आश्चर्य की बात, 1-2 साल से नहीं, पिछले 20-22 सालों से मोदी की जान खतरे में। इतना लंबा खतरा भारत में किसी की जान को नहीं रहा होगा जितना मोदी की जान को खतरा पड़ा हुआ। बड़े अजीब बात है, चाहे राज किसी का भी रहा, वो खतरा मोदी की जान को ही रहता। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो देश के अंदर बम ब्लास्ट करवाने का काम कर रहा है। साथियों, आरएसएस के विरोध में लंबा चौड़ा लिस्ट एनआईए के द्वारा ही बनाया गया कि 2001 से लेके जितने भी बम ब्लास्ट भारत में हुए, उन बम ब्लास्ट में आरएसएस से जुड़ी हुई सारी संस्थाएं, उसके प्रचारक, उनके सबूतों के साथ सारे दस्तावेज एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट में शामिल किए। जेल में भी वो लोग रहे। अभी बॉम्बे में शिंदे नाम के एक संघ परिवार से जुड़े हुए कार्यकर्ता ने एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उसने कहा कि ये जो सारे बम ब्लास्ट हुए, उसमें जो सारी बातें कही गई, मैं उसका गवाह हूं। कहां कहां से सारी चीजें की, किसने किसने ये किया, उसके सारे तथ्य उसने एफिडेविट करके दिए। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक तरफ आप केवल अफवाहों के आधार पर, किसी के झूठे कंप्लेंट के आधार पर लोगों को बोलने नहीं दे रहे हो। हाथरस में केवल उस घटना का रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को 2 साल से ज्यादा समय हो गया।
जमानत नहीं दी जा रही। एक ही देश में दो विधान, एक ही देश में दो कानून की व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसको वो ये कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है। यही वो हिंदू राष्ट्र की प्रक्रिया है। इसलिए साथियों, ये जो बात पूरे देश भर में निर्माण की जा रही है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर ब्राह्मण राष्ट्र है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि नेहरू, कांग्रेस इस देश में गलती कर रहे हैं। कोई इस देश में लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ लागू करना चाहता, यही हुआ। देश के पहले पंचायत से लेकर आज तक देश के संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा रहा। चाहे कांग्रेस के माध्यम से हो, चाहे बीजेपी के माध्यम से हो, चाहे कम्युनिस्टों के माध्यम से हो, देश की सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ब्राह्मणों ने अपना एकाधिकार बना लिया। और उसी एकाधिकार की वजह से आज ब्राह्मणों ने ये जो ब्राह्मण राष्ट्र कायम कर दिया है, उस ब्राह्मण राष्ट्र के विरोध में जन विद्रोह निर्माण ना हो, उस ब्राह्मण राष्ट्र के विरोध में इस देश के मूल निवासी कोई आंदोलन ना छेड़े, ये डर उनको सता रहा है। इसकी वजह से वो लगातार ये प्रचार कर रहे कि ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र के नाम पर इसको लोगों के सामने रखने का काम कर। ये ब्राह्मण राष्ट्र भारत में ब्राह्मणों ने कायम किया, वो केवल ब्राह्मणों के आधार पर करना संभव नहीं हुआ। इस ब्राह्मण राष्ट्र को कायम करने के लिए ब्राह्मणों ने SC ST BC के अंदर जो दलाल और भड़वे पूना पैक्ट के माध्यम से निर्माण हुए, उसका इस्तेमाल करके साथ हुए ब्राह्मण राज आज वो कायम कर रहे हैं। कल 24 सितंबर पूना पैक्ट का दिन था। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते कि पूना पैक्ट में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, जिनको हम चुनना चाहते थे, उन चुने हुए प्रतिनिधियों को गुलाम बना दिया, दलाल और भड़वों की फौज खड़ी कर दी। आज मोदी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST के चुनकर जा रहे हैं। और यही SC ST के सांसद और पार्टी के लेवल पर जो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पार्टी अनुशासन के नाम पर जो गुलाम बनाकर रखा गया है, SC ST BC और माइनॉरिटी के जो MLA MP है, उनका इस्तेमाल करके साथियों ये नया ब्राह्मण राज भारत में कायम किया जा रहा है। EWS रिजर्वेशन का बिल जब लोकसभा में रखने की बारी आई, तो ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट के एक सांसद को खड़ा करवाया। ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ब्राह्मणों ने की, मगर उस आरक्षण को रखने के लिए उन्होंने शेड्यूल कास्ट के एक मंत्री को खड़ा कर दिया और उस शेड्यूल कास्ट के सांसद के द्वारा ब्राह्मणों के आरक्षण का बिल संसद में रखवाया। SC ST BC के लोग जो आज पार्लियामेंट में है, विधानसभाओं में है, आज उनके ही लोगों के विरोध में, उनके ही दिए गए अधिकारों के विरोध में कानून बनाए जा रहे हैं। मगर SC ST BC के लोग जो सांसद बने हुए, MLA बने हुए हैं, तो पूना पैक्ट ने उनको इस लायक मजबूर करके रख दिया है कि वो अपने ही समाज के अधिकारों के विरोध में काम कर रहे हैं। जिस देश में चुने हुए प्रतिनिधि गुलाम हो, जिस देश की संसद गुलामों से भरी पड़ी हो, जहां संसद में बैठे हुए प्रतिनिधियों को बोलने का अधिकार ना हो, वो देश और उस देश की जनता कैसे आजाद है? अरे जहां आपके चुने हुए सांसदों को, जहां आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को गुलाम बना के रखा हो, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, तो साधारण लोगों के हाल क्या होंगे? विधायिका पर कब्जा हो गया, न्यायपालिका पर कितना कब्जा हो गया। तो जहां जजेस न्याय देने के लिए जब न्यायपालिका में आते हैं,
तो अपना फैसला पहले से ही घर से बना कर ले आते हो, तो आपके कितने भी अधिकारों के मामले उनके सामने जाए, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था को ध्यान में रखकर, अपनी जाति के अधिकारों को ध्यान में रखकर फैसले सुनाने का काम कर रहा। परिणाम क्या हो रहा है? आपके अधिकारों का मामला कोर्ट में जाए पेंडिंग है, आपके गिनती का मामला कोर्ट में जाए पेंडिंग है, आप सवाल उठाओ आपके ऊपर काम हो जाए, आपके ऊपर केसेस बन जाए, न्याय मांगने के लिए जाओ आपके ऊपर अपराध बन जाए। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया, चारों तरफ से आपकी आजादी को छीनने का काम हो गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के नाम पर यह चर्चा मीडिया में होनी चाहिए थी, आपके वास्तविक चित्र को 75 साल की समीक्षा के साथ मीडिया में रखना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। लाल किले के सामने या वहां जो परेडें होती है उसकी चर्चा वो मीडिया आपके सामने करता रहा, मगर गांव देहातों में आपके साथ में जो व्यवहार होता है उसकी कोई चर्चा वो नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको डर है कहीं अगर वास्तविकता उनके सामने आ जाए तो इस देश के मूल निवासी कहीं दोबारा अपनी आजादी की लड़ाई शुरू ना कर दे। इसलिए साथियों, ये देश, इस देश के मूल निवासी लोग आज भी गुलाम है, और इस गुलामी के विरोध में बड़े पैमाने पर आजादी का आंदोलन चलाने की जरूरत है। गुलामों के साथ न्याय नहीं होता, गुलामों के साथ बराबरी नहीं होती, गुलामों को कोई बंधुता या भाईचारा नहीं देता, गुलामों के साथ कोई समता का व्यवहार नहीं होता। अगर आप इस देश में न्याय, समता, बंधुता, स्वतंत्रता को कायम करना चाहते हो तो पहले आपको आजाद होना होगा। ये आजादी और उस आजादी के साथ मिलने वाली न्याय, समता, बंधुता और उसके साथ मिलने वाली प्रतिष्ठा अगर आप इस देश में कायम करना चाहते हो तो पहले हमारी मूल निवासियों की गुलामी को खत्म करने के लिए लड़ना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर जो आजादी चाहते थे वो यही वो आजादी थी। उस आजादी को हासिल करने के लिए साथियों मूल निवासियों को मिलकर लड़ने की जरूरत है। जाति के विरोध में, गरीबी के विरोध में, भूखमरी के विरोध में, जहां जहां भी अन्याय अत्याचार की व्यवस्था है उसके विरोध में मिलकर लड़ने की जरूरत है। इसलिए हमने बामसेब के माध्यम से इस देश के अंदर एक आजादी का आंदोलन चलाने का एक बृहद अभियान पूरे देश भर में चलाया है। 6 लाख गांव और 6000 जातियों के अंदर साथियों इस आजादी के आंदोलन के माध्यम से हम मूल निवासियों को जगाने का, उनके अंदर गुलामी के विरोध में, क्योंकि हम ये मानते हैं कि साथियों केवल गरीबी से क्रांति पैदा नहीं होगी। साथियों क्रांति गरीबी से पैदा नहीं होती, गरीबी के एहसास से क्रांति पैदा होती है। केवल गुलामी से हम गुलाम है इसी बात से हम लोग आजादी के लिए तैयार नहीं होंगे। गुलामी का एहसास, बाबा साहब अम्बेडकर जो कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास होना चाहिए, यहाँ तो गुलाम आजादी का महोत्सव मनाने के काम में लगा है। अब जो गुलाम आजादी के महोत्सव में शामिल है वो आजादी के आंदोलन में कैसे शामिल होगा? इसलिए उसको उस गुलामी का एहसास कराना होगा और उस गुलामी के एहसास से उसके अंदर आजादी की जिद और चाहत पैदा होगी। इसके लिए देश भर में हमने कार्यक्रमों का फैसला किया कि 6 लाख गांव और 6000 जातियों के अंदर हम इस आजादी के आंदोलन के लिए अभियान चलाएंगे और देश भर में इस अभियान के तहत लोगों को जगाकर जोड़कर कम से कम इस आजादी के लिए लगने वाली जो तैयारी है उसको पूरा करेंगे। 6 लाख गांव और 6000 जाति के लोगों को जोड़कर आजादी का आंदोलन हम लोग चलाएंगे। इस कड़ी के तहत साथियों एक कार्यक्रम यहां पर लगाया गया। आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों को उस आजादी के आंदोलन में कुर्बानी के लिए, क्योंकि कोई भी आजादी, कोई भी अधिकार बगैर कुर्बानी के नहीं बन पाता। वही समाज अपने आजादी को बरकरार रखता है जो समाज कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है।
वही समाज अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को कायम रखता है जो समाज शहीदों को पैदा करता है। देवजी भाई जी की जो शहादत है, ये शहादत उसी आजादी की कीमत चुकाने की वजह से, उसी शहादत को हम लोगों को साथियों याद रखना है और उसी शहादत से प्रेरणा लेकर हमारे अंदर वो वीरता, हमारे अंदर वो जुनून पैदा होना चाहिए कि जब तक हम अपने आजादी के लक्ष्य को हासिल ना करें तब तक उस कार्य को करते रहे। वीर शहीद देवजी भाई को अगर हम कोई अभिवादन करना चाहते हैं, उनके प्रति कोई मान सम्मान आदर व्यक्त करना चाहते हैं, तो सही मायने में वो आदर और सम्मान वही होगा, उस मकसद को, उस लड़ाई को हम आजीवन लड़ते रहे और उस आजादी को हासिल करने का काम करें, वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज इस मंच के माध्यम से मैं यही बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि उस आजादी को हासिल करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उसके लिए लगने वाला समय, अपनी बुद्धि, अपना योगदान देने के लिए अपने समाज को तैयार करने का काम करेंगे। आप ऐसा करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ साथियों मैं अपनी बात को यह खत्म करता हूं। आप लोगों ने सुना, आपका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।